तो दोस्तों आज शुरू करते हैं आज का सेशन चारा फसलें, जो कि पशुचर पशुपालन से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक है। दोस्तों हम जानते हैं कि चारा फसलें क्या होती है कि गाय, बैल, भैंस, बकरी, घोड़े, गधे सभी पालतू पशुओं को खिलाए जाने योग्य सभी किस्में आते हैं दोस्तों मोटे चारे में। तो इसे पशु चारा या मोटा चारा या फिर पशु आहार भी कह सकते हैं। दोस्तों हर एक चारे में कौन कौन से होते हैं, कौन कौन सी फसलें आती है। तो पहले आती है लोबिया, ज्वार, बाजरा, ग्वार, मकचरी, मक्का, हाइब्रिड, नेपियर। इन्हें हम विस्तार से पढ़ेंगे। तो दोस्तों देखते हैं मोटा चारा। तो मोटा चारा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं दोस्तों? मोटा चारा दोस्तों इसे रफेज बोलते हैं। इसमें क्रूड फाइबर की मात्रा कितनी होती है? 18%। और टीएनटी की बात करें जो कि एक पाचक तत्व है, तो इसमें पाचक तत्व की कमी होती है दोस्तों। मोटा चारा रफेज है, इसमें क्रूड फाइबर की मात्रा कितनी होती है? 18% और टीएनटी पाचक तत्व की कमी होती है इसमें। अब देखते हैं दोस्तों मोटा चारा में शामिल प्रमुख फसलें। तो मोटा चारा में कौन कौन सी फसलें होती है? जैसे हरा चारा, सूखा चारा या जड़ों से प्राप्त होने वाला चारा किस में शामिल होता है? मोटे चारे में। तो राजस्थान की प्रमुख चारा फसलें कौन कौन सी है? तो रिजका, बरसिम, जड़े, ग्वार और चवला। अब पहले देखते हैं दोस्तों, सबसे पहले आता है रिजका। अब रिजका के महत्वपूर्ण फैक्ट्स देखेंगे दोस्तों। तो रिजका का वानस्पतिक नाम, सबसे पहला क्वेश्चन क्या बनता है दोस्तों? रिजका का वानस्पतिक नाम क्या है? तो मेडिकागो सेटाइवा। मेडिकागो सेटाइवा क्या है? रिजका का वानस्पतिक नाम। अब देखते हैं अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन कौन सा बनता है रिजका में कि इसकी महत्वपूर्ण किस्में। तो दोस्तों राजस्थान में रिजका की प्रमुख किस्में कौन कौन सी है? तो चेतक, आनंद, सिरसा और रैम्बलर। रैम्बलर, सिरसा, आनंद और चेतक, ये क्या है दोस्तों? रिजका की प्रमुख किस्में। अब बात करते हैं इसकी बुआई की। तो दोस्तों इसकी बुआई कतार में होती है। रिजका की बुआई कैसी होती है? कतार में। और कटाई की बात करें दोस्तों, तो कटाई के लिए पर्याप्त दिन कितने होते हैं? 50 से 55 दिन। इसकी कटाई कब की जाती है? 50 से 55 दिनों के मध्य। दोस्तों रजका के रोगों की बात करें तो रजका में कौन कौन से रोग होते हैं? तो जीवाणु झुलसा और पत्ती धब्बा। रजका के रोग कौन कौन से हैं? जीवाणु झुलसा और पत्ती धब्बा। अब बात करते हैं कि जीवाणु झुलसा और पत्ती धब्बा रोगों की रोकथाम कैसे की जाती है या कौन सी दवा दी जाती है या किसका छिड़काव किया जाता है? तो वो क्या है दोस्तों? कॉपर ऑक्सी क्लोराइड। कॉपर ऑक्सी क्लोराइड। फ्रेंड्स जीवाणु झुलसा और पत्ती रोग धब्बा, इसकी रोकथाम के लिए कौन सी दवा छिड़की जाती है? कॉपर ऑक्सी क्लोराइड। कॉपर ऑक्सी क्लोराइड। अब इसके कीट की बात करें दोस्तों, तो रिजका के प्रमुख कीट कौन कौन से हैं? रिजके इल्ली और रिजके कैटरपिलर। रिजके इल्ली और रिजके कैटरपिलर क्या है दोस्तों? एक कीट है। अब इसकी रोकथाम के लिए कौन सी दवा का छिड़काव किया जाता है? तो वो है मेलोथियान डस्ट 5%। मेलोथियान डस्ट 5% का छिड़काव किया जाता है। कौन कौन सी कीट है? रिजके इल्ली और रिजके कैटरपिलर। और दवा का नाम क्या है दोस्तों? मेलोथियान डस्ट 5% का छिड़काव किया जाता है। दोस्तों रिजके में लगने वाले प्रमुख कीट कौन कौन से हैं? रिजके इल्ली और रिजके कैटरपिलर। अब इसकी रोकथाम के लिए कौन सी दवा छिड़की जाती है? तो वो है दोस्तों मेलोथियान डस्ट। मेलोथियान डस्ट का छिड़काव किया जाता है, वो भी 5%। तो दोस्तों हमने देखा कि मोटा चारा जो गाय, बैल, बकरी, भेड़ इन सभी पालतू पशुओं को जो खिलाया जाने वाला चारा वो मोटा चारा या पशु आहार कहलाता है। इसमें सभी लाभदायक तत्व मौजूद होते हैं। इसमें हमने पढ़ा रिजका की प्रमुख किस्में, रिजका का वानस्पतिक नाम और उसकी कटाई, बुआई कब की जाती है,
और रजका के होने वाले प्रमुख रोग, रजका में पैदा होने वाले प्रमुख रोग, जीवाणु जनित रोग और कीट का नाम। इसके प्रमुख कीट कौन कौन से थे दोस्तों? रिज के इल्ली और रिज के कैटरपिलर। और उसकी रोकथाम किस प्रकार की जाती है? अब देखते हैं बरसीम। दूसरी फसल कौन सी है दोस्तों? बरसीम। दोस्तों आप जानते हैं रिजका एक बहुवर्षीय फलीदार चारे की फसल है। इसकी बुआई अक्टूबर से दिसंबर के मध्य की जाती है और इस फसल को एक बार बोने के बाद 4-5 वर्ष तक अच्छी फसल ले सकते हैं हम। इसकी जड़ें अधिक गहराई तक जाती है और ये भूमि को उर्वरक बनाती है। तो ये क्या विशेषता थी दोस्तों? रिजका की प्रमुख विशेषताएं। अब दूसरी फसल लेते हैं बरसीम। अब दूसरी फसल कौन सी है दोस्तों? बरसीम। ये रबी की फसल है। बरसीम क्या है? रबी की फसल में है। ये एक दलहनी चारे की महत्वपूर्ण फसल है दोस्तों। ये घास नवंबर से मई के मध्य तैयार की जाती है। ये एक पोषक, रसीला और स्वादिष्ट चारा है दोस्तों। ये दूध देने वाले पशुओं को खिलाने में और उनके दूध में वृद्धि में सहायक है। अब बरसीम की बात करें दोस्तों, तो बरसीम का वानस्पतिक नाम क्या है? बरसीम। तो दोस्तों बरसीम क्या थी? एक रबी की फसल है। अब इसके वानस्पतिक नाम की बात करें दोस्तों, तो ट्राइफोलियम अलेक्जेंड्रियम, ये किसका वानस्पतिक नाम है दोस्तों? बरसीम का। तो बरसीम का वानस्पतिक नाम क्या है? ट्राइफोलियम अलेक्जेंड्रियम। नेक्स्ट देखिए, अब बात करें दोस्तों कि बरसीम की उत्पत्ति किस देश से मानी जाती है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? मिस्र। तो बरसीम की उत्पत्ति कहाँ से हुई दोस्तों? मिस्र देश से। अब बात करते हैं प्रोटीन की। तो दोस्तों बरसीम में कितनी मात्रा प्रोटीन की होती है, तो आपका आंसर होना चाहिए 20 से 25% के मध्य। बरसीम में प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है दोस्तों? 20 से 25%। दोस्तों बरसीम एक पोषक, रसीला और स्वादिष्ट चारा है पशुओं के लिए। इससे पशुओं में दूध की मात्रा में वृद्धि होती है। इस वजह से बरसीम को क्या बोलते हैं दोस्तों? मिल्क इनरिचमेंट। तो मिल्क इनरिचमेंट किसे कहते हैं? बरसीम को। दोस्तों बरसीम के खेती के लिए कौन सी जलवायु चाहिए? शुष्क और ठंडी जलवायु। अब बात करते हैं इसकी प्रमुख किस्म। तो बरसीम की प्रमुख किस्म कौन सी है दोस्तों? वरदान। तो वरदान क्या है? ये बरसीम की एक किस्म है। अब बात करते हैं रोग की। तो बरसीम में कौन कौन से रोग लगते हैं दोस्तों? तो प्रमुख रोग कौन सा है? तना सड़न। अब दोस्तों तना सड़न की रोकथाम के लिए किस दवा का छिड़काव किया जाता है? तो वो है बोविस्टिन 0.3%। बोविस्टिन का छिड़काव किया जाता है, वो भी 3%। दोस्तों हमने देखा बरसीम। तो बरसीम एक रबी की फसल है। ये दलहनी चारे की महत्वपूर्ण फसल कहलाती है और ये घास नवंबर से मई के मध्य तैयार की जाती है। ये एक पोषीला, रसीला और स्वादिष्ट चारा है। ये दूध देने वाले जानवरों को खिलाया जाता है। इससे उनके दूध में वृद्धि होती है। इसी वजह से बरसीम को दोस्तों हम क्या बोलते हैं? मिल्क इनरिचमेंट। और इसके लिए जलवायु की बात की तो जलवायु शुष्क और ठंडी जलवायु चाहिए बरसीम के खेती के लिए। और किस्म, तो इसकी प्रमुख किस्म कौन सी थी दोस्तों? वरदान। और इसका प्रमुख रोग था तना सड़न। और तना सड़न के रोकथाम के लिए किस दवा का छिड़काव किया जाता है? तो वो थी दवा बोविस्टिन। दवा का नाम क्या था दोस्तों? बोविस्टिन। अब नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों गंवार। तो गंवार राजस्थान, हरियाणा और गुजरात में मुख्यतः उगाई जाती है। ये एक बहुउद्देशीय फसल है दोस्तों। गंवार का उपयोग पशु आहार, गोंद निर्माण और सब्जी के रूप में मुख्यतः किया जाता है। गंवार फली फाइबर और प्रोटीन की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। गंवार की फली में क्या पाई जाती है दोस्तों? फाइबर और प्रोटीन की प्रचुर मात्रा। ये फैबेसी परिवार से है। ये एक फलीदार पौधा है दोस्तों। गंवार क्या है? फलीदार पौधा है। और इसका परिवार कौन सा है दोस्तों? फैबेसी। तो ये फैबेसी परिवार से संबंधित है और मुख्यतः राजस्थान, हरियाणा, गुजरात में उगाई जाने वाली बहुउद्देशीय फसल है। और गंवार का उपयोग दोस्तों पशु आहार, गोंद निर्माण
और सब्जी के रूप में मुख्यतः किया जाता है। गवार की फली में दोस्तों किसकी मात्रा पाई जाती है? फाइबर और प्रोटीन की। तो फाइबर और प्रोटीन की प्रचुर मात्रा किस फसल में पाई जाती है दोस्तों? वह है गवार। अब बात करते हैं कि गवार का वानस्पतिक नाम क्या है। तो साइनोप्सिस टेट्रागोनालोआ। साइनोप्सिस टेट्रागोनालोआ ये वानस्पतिक नाम किसका है दोस्तों? गवार का। अब उत्पत्ति की बात करें तो ये भारत की प्रमुख फसल है दोस्तों। इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई? भारत से। अब इसकी प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है इसमें? तो 45%। गवार में प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है? 45%। अब जलवायु की बात करें दोस्तों तो इसके लिए गर्म और शुष्क जलवायु चाहिए। और मिट्टी की बात करें तो प्रमुख दोमट मिट्टी चाहिए इनके लिए। अब किस्म की बात करें तो दोस्तों गवार की प्रमुख किस्में कौन कौन सी है? तो अगेती गवार, RGC 936, पूसा मौसमी और सुविधा। अगेती गवार, RGC 936, पूसा मौसमी और सुविधा, ये क्या है दोस्तों? गवार की प्रमुख किस्में। तो दोस्तों हमने जाना कि गवार का वानस्पतिक नाम क्या है? साइनोप्सिस टेट्रागोनालोआ। इसकी उत्पत्ति भारत से हुई है। इसमें प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है? 45%। अब इसके लिए कौन सी जलवायु चाहिए? गर्म और शुष्क जलवायु। मिट्टी दोमट मिट्टी। अब इसकी किस्में कौन कौन सी है? प्रमुख किस्में तो अगेती गवार, RGC 936, पूसा मौसमी और सुविधा, ये गवार की प्रमुख किस्में थी। अगली प्रमुख फसल कौन सी है दोस्तों? चंवला। तो चंवला एक खरीफ की फसल है दोस्तों। ये अप्रैल से जून के मध्य उगाई जाने वाली प्रमुख फसल है। इसकी कटाई की बात करें तो इसकी कटाई अगस्त सितंबर में की जाती है। इसका मुख्यतः उपयोग क्या है दोस्तों? सब्जी के रूप में किया जाता है और पशु चारे के रूप में तो होती है। चंवला। तो चंवला का वानस्पतिक नाम की बात करें दोस्तों तो चंवला का वानस्पतिक नाम क्या है? विग्ना साइनेंसिस। चंवला का वानस्पतिक नाम क्या है? विग्ना साइनेंसिस। इसकी उत्पत्ति की बात करें तो चंवला की उत्पत्ति अफ्रीका से मानी जाती है। चंवला की उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है? अफ्रीका से। इसके कुल की बात करें तो चंवला किस कुल से संबंधित है? तो आपका आंसर होना चाहिए लेग्यूमिनेसी कुल का। चंवला क्या है? लेग्यूमिनेसी कुल का है। इसमें प्रोटीन की मात्रा की बात करें दोस्तों तो चंवला में कितने % प्रोटीन पाई जाती है? तो आपका आंसर होना चाहिए 23 से 24%। 23 से 24% के मध्य प्रोटीन पाई जाती है चंवला में। अब देखते हैं अन्य महत्वपूर्ण किस्में, चंवला की प्रमुख महत्वपूर्ण किस्में। तो पहले आती है K397। ये किस्म किसकी है दोस्तों? चंवला की। दूसरी आती है पूसा ऋतुराज। तो पूसा ऋतुराज एक महत्वपूर्ण किस्म है चंवला की। फिर नेक्स्ट आती है पूसा बरसाती। तो पूसा बरसाती किसकी किस्म है? चंवला की। तो इसकी प्रमुख किस्में कौन कौन सी है दोस्तों? K397, पूसा ऋतुराज और पूसा बरसाती, ये चंवला की प्रमुख किस्में हैं। दोस्तों चंवला एक खरीफ की फसल है। ये अप्रैल से जून के मध्य उगाई जाती है और इसकी कटाई कब होती है? अगस्त से सितंबर के मध्य। और इसका प्रमुख उपयोग चारे के रूप में और सब्जी के रूप में किया जाता है। वानस्पतिक नाम विग्ना साइनेंसिस। उत्पत्ति क्षेत्र की बात करें तो अफ्रीका। कुल की बात करें तो लेग्यूमिनेसी कुल का है और इसकी में प्रोटीन 23 से 24% के मध्य होती है। और इसकी प्रमुख किस्में देखें तो K397, पूसा ऋतुराज और पूसा बरसाती, ये किसकी किस्में दोस्तों? चंवला की। दोस्तों अगली फसल आती है प्रमुख चारा फसल जई। तो इसका उपयोग अनाज, पशुओं के हरे चारे के रूप में मुख्यतः किया जाता है। दोस्तों जई की फसल दिसंबर से मार्च के मध्य जानवरों को हरा चारा उपलब्ध करवाती है। जई की फसल की बात करें तो इसका वानस्पतिक नाम क्या है दोस्तों? एविना सेटाइवा। जई का वानस्पतिक नाम क्या है? एविना सेटाइवा। अब जई की बात करें इसका कुल क्या है दोस्तों? तो ये घास कुल का है। इसकी उत्पत्ति की बात करें दोस्तों
तो जई की उत्पत्ति भूमध्य सागरीय क्षेत्र से मानी जाती है। इसके लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? तो जई के फसल के लिए बलुई मिट्टी उपयोगी है। अब इसमें अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन कौन सा बनता है दोस्तों? जई में कि इसकी प्रमुख किस्में। तो जई की प्रमुख किस्में कौन कौन सी है? बंकर 10 या बंकर 10 और यूपीओ 50 और कोचमैन और केट। ये किसकी किस्में दोस्तों? जई की प्रमुख किस्में कौन कौन सी हुई? बंकर 10, यूपीओ 50, कोचमैन और केट। ये जई की प्रमुख। दोस्तों जई इसका उपयोग अनाज और पशुओं के हरे चारे के रूप में मुख्यतः किया जाता है। जई की फसल दिसंबर से मार्च के मध्य जानवरों को हरा चारा उपलब्ध होता है जई की फसल से। इसका वानस्पतिक नाम एविना सेटाइवा है। यह घास कुल की प्रमुख फसल है। अब इसकी उत्पत्ति क्षेत्र से माने तो दोस्तों भूमध्य सागरीय क्षेत्र से मानी जाती है। इसका उत्पत्ति क्षेत्र क्या है दोस्तों? भूमध्य सागरीय क्षेत्र। और जई के लिए बलुई मिट्टी उपयोगी है। और जई की प्रमुख किस्में कौन कौन सी है? बंकर 10, यूपीओ 50, कोचमैन और केट। अब देखते हैं दोस्तों पशुचर या चारा फसलों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स। तो साइलेज चारा। दोस्तों आपसे पूछा जाए कि साइलेज चारा, यह हरे चारे को साइलों में दबाकर बनाया जाता है किण्वन क्रिया द्वारा, जो एक रसीला चारा प्राप्त होता है। तो साइलेज चारा कैसे बनता है दोस्तों? हरे चारे को साइलों में दबाकर किण्वन क्रिया द्वारा जो चारा प्राप्त किया जाता है रसीला चारा, उसे साइलेज चारा बोलते हैं। तो साइलेज चारा किस प्रकार बनता है? हरे चारे को साइलों में दबाकर किण्वन क्रिया द्वारा साइलेज चारा प्राप्त किया जाता है। दोस्तों इसमें हरे चारे के सभी तत्व उपस्थित होते हैं। इसमें साइलेज चारे में की प्रमुख विशेषता कौन सी हुई? कि इसमें हरे चारे की सभी उपयोगी तत्व, महत्वपूर्ण तत्व जो कि जानवरों के लिए उपयोगी है, वो सभी मौजूद होते हैं। इस चारे का आचार। तो चारे का आचार किसे कहते हैं? आपसे पूछा जाए कि चारे का आचार किसे कहते हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए साइलेज चारा। तो दोस्तों साइलेज चारा को क्या बोलते हैं हम? चारे का आचार या आचार। अब देखिए नेक्स्ट गर्त साइलो। एक होता है खाई साइलो, एक होता है ब्रुज साइलो। ये साइलो के कितने प्रकार है दोस्तों? 3 प्रकार है। पहला आता है गर्त साइलो, फिर खाई साइलो और नेक्स्ट है ब्रुज साइलो। दोस्तों गर्त साइलो क्या होता है? ये गोल या चौकोर गड्ढा बनाकर बनाया जाता है। और खाई साइलो ये भूमि के नीचे बनाया जाता है, जबकि ब्रुज साइलो ये जमीन के ऊपर बनाया जाता है। नेक्स्ट है साइलेज चारा बनाने की प्रमुख फसलें। साइलेज चारा बनाने की प्रमुख फसलें कौन कौन सी है वो हम नीचे करके देखेंगे। दोस्तों साइलेज चारा किससे बनता है या कौन कौन सी प्रमुख फसलें हैं जिनसे साइलेज चारा बनाया जाता है? तो पहला आता है मक्का, चरी, जई, बाजरा और ज्वार। साइलेज चारा किन से बनाया जाता है? मक्का, चरी, जई, बाजरा और ज्वार। इनसे साइलेज चारा तैयार किया जाता है। अब नेक्स्ट देखते हैं हे। तो दोस्तों हे क्या है? ये सूखे चारे को सुरक्षित करने की एक तकनीक है। सूखे चारे को सुरक्षित करने की तकनीक को क्या बोलते हैं दोस्तों? हे। राजस्थान गौशाला एक्ट। दोस्तों राजस्थान गौशाला एक्ट कब आया? 1960 में। अगर आपसे पूछा जाए राजस्थान गौशाला एक्ट कब बना, तो आपका आंसर होना चाहिए 1960। अब देखिए दोस्तों हे के प्रकार। अगर हे के प्रकार की बात करें दोस्तों, तो इसमें आता है अनाज वाली फसल की हे, फसल रहित, फल रहित के प्रकार। दोस्तों हे के प्रकार कौन कौन से? अनाज वाली फसल की है, फल रहित फसल की है, मिश्रित है और फलीदार फसल वाली है। अगर आपसे पूछा जाए कि हे के कौन कौन से प्रकार होते हैं, तो 4 प्रकार कौन कौन से हैं? पहला आता है अनाज वाली फसल की है, फल रहित फसल की है, मिश्रित है और फलीदार फसल वाली है। दोस्तों हे क्या होता है? ये सूखे चारे को सुरक्षित करने की एक तकनीकी है जिसे हे कहते हैं। दोस्तों चरी। चरी क्या है? ये चने के पत्तों को सुखाकर बनाई जाती है। यह जानवरों में दूध वृद्धि में सहायक है। अब नेक्स्ट देखते हैं खाद।
दोस्तों खाद में देखते हैं, एक तो होती है स्थूल कार्बनिक खाद और दूसरी होती है सांद्रिक कार्बनिक खाद। तो स्थूल कार्बनिक खाद में क्या क्या आता है दोस्तों? कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, हरी खाद और गोबर खाद। दोस्तों खाद में देखते हैं, एक तो होती है स्थूल कार्बनिक खाद जिसमें कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, हरी खाद और गोबर खाद शामिल है, और दूसरी आती है सांद्रिक कार्बनिक खाद। तो दोस्तों सांद्रिक कार्बनिक खाद में बीट, हड्डी का चूरा, मछली के अवशेष, सूखा रक्त, ये सब शामिल होता है। अब देखते हैं दोस्तों बुबेलस। आप जानते हो बुबेलस क्या होता है? ये भैंस का एक वंश है। भैंस के वंश को क्या बोलते हैं दोस्तों? बुबेलस। बोविडी, दोस्तों बोविडी क्या है या किसे कहते हैं बोविडी? तो बोविडी भैंस का परिवार। तो भैंस का परिवार क्या कहलाता है? बोविडी। दोस्तों सबसे ज़्यादा वसा की बात करें तो 12 से 14% वसा यह भैंस की किस नस्ल में पाई जाती है, या भैंस की किस नस्ल की भैंस के दूध में पाई जाती है वसा 12 से 14%? तो वो बदावरी। आपका आंसर क्या होना चाहिए? बदावरी। तो भैंस की बदावरी नस्ल में 12 से 14% क्या पाई जाती है दोस्तों? वसा। तो सबसे ज़्यादा वसा कहाँ पाई जाती है? भैंस के दूध में, और वो कौन सी किस्म है? बदावरी। काइनोफेजिया, दोस्तों काइनोफेजिया क्या है? कुत्ते का मांस खाना क्या कहलाता है? काइनोफेजिया। कैथीटर, ये क्या है दोस्तों? कैथीटर ये वह यंत्र है जिससे जानवरों के पेशाब को बाहर निकाला जाता है। तो जानवरों के पेशाब को किस यंत्र से बाहर निकाला जाता है? तो आपका आंसर होना चाहिए कैथीटर। कैथीटर क्या है? एक यंत्र है जिनसे जानवरों का पेशाब बाहर निकाला जाता है आफरा वगैरह आने पर। नेक्स्ट देखिए कैरोटीन वर्णक। दोस्तों कैरोटीन वर्णक क्या होता है? इससे गाय के दूध का रंग क्या हो जाता है? पीला। तो आपसे पूछा जाए कि गाय के दूध का पीला रंग किसके कारण होता है? तो आपका आंसर होना चाहिए कैरोटीन वर्णक के कारण। कैरोटीन वर्णक के कारण गाय के दूध का रंग क्या होता है दोस्तों? पीला। नेक्स्ट है दोस्तों बीफ। तो बीफ क्या होता है? गाय का मांस। गाय का मांस क्या कहलाता है? बीफ। नेक्स्ट है बीफ। दोस्तों बीफ किसे कहते हैं? गाय के मांस को क्या बोलते हैं? बीफ। अब नेक्स्ट है हीफर। हीफर क्या है दोस्तों? जवान गाय, जवान मादा गाय को क्या बोलते हैं? हीफर। काफ, काफ क्या है दोस्तों? गाय का नवजात बच्चा। तो बीफ था गाय का मांस, हीफर जवान मादा गाय हीफर है, और काफ को क्या बोलते हैं? गाय का नवजात बच्चा, उसे काफ बोलते हैं। दोस्तों गाय का नवजात बच्चा क्या कहलाता है? काफ। और जवान मादा गाय हीफर, और बीफ गाय का मांस। और कैथीटर क्या था? एक यंत्र जिससे जानवरों की पेशाब को बाहर निकाला जाता है। काइनोफेजिया क्या था दोस्तों? कुत्ते का मांस खाने वाला क्या कहलाता है? काइनोफेजिया। सबसे ज़्यादा वसा की बात करें दोस्तों तो भैंस की किस नस्ल में सबसे ज़्यादा वसा होती है? तो 12 से 14% बदावरी नस्ल में। बदावरी क्या है दोस्तों? भैंस की नस्ल जिसमें वसा की मात्रा 14% होती है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों खाद। तो खाद क्या है? वे कार्बनिक पदार्थ जो पौधों को सभी पोषक तत्व देते हैं, वो क्या कहलाता है दोस्तों? खाद। तो खाद की परिभाषा क्या हुई? वे कार्बनिक पदार्थ जो पौधों को सभी पोषक तत्व देते हैं, वो क्या कहलाता है? खाद। खाद से पौधों को सभी पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। अब खाद के प्रकार की बात करें दोस्तों तो पहला आता है जैविक खाद और दूसरा रासायनिक खाद। जैविक खाद किस प्रकार तैयार किया जाता है दोस्तों? ये मलमूत्र, पशु पक्षियों के मलमूत्र, अवशेष, पत्तों, जड़ों, तनों आदि से निर्मित गोबर खाद और हरी खाद क्या कहलाती है? जैविक खाद। तो जैविक खाद में क्या क्या शामिल है दोस्तों? पशु पक्षियों का मलमूत्र, अवशेष, पत्तों से निर्मित गोबर खाद, हरी खाद, ये सब है जैविक खाद के उदाहरण है। नेक्स्ट देखते हैं रासायनिक खाद। तो रासायनिक खाद रासायनिक तत्वों से बनाई जाती है। इनमें दोस्तों एग्जाम्पल देखें तो यूरिया और पोटास, ये किसके उदाहरण है? रासायनिक खाद। तो खाद के दो प्रकार कौन कौन से हैं? जैविक खाद और रासायनिक खाद। जैविक खाद पशुओं के मलमूत्र, अवशेष, पत्तों, खाद
गोबर खाद, हरी खाद, इनसे निर्मित जो गोबर खाद, हरी खाद होती है वो क्या कहलाती है? जैविक खाद। जबकि रासायनिक खाद रसायनों से तैयार की जाती है, रासायनिक तत्वों से। तो रासायनिक खाद के उदाहरण कौन कौन से हैं? यूरिया और पोटास। नेक्स्ट देखिए जैविक खाद। तो दोस्तों जैविक खाद को कार्बनिक खाद भी कहते हैं। जैविक खाद क्या कहलाती है? कार्बनिक खाद। नेक्स्ट देखिए केचुए की खाद को क्या बोलते हैं दोस्तों? वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट क्या है? केचुए की खाद। अब वर्मी कल्चर की बात करें दोस्तों, तो वर्मी कल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है? केचुए का। या केचुए पालन का संबंध किस शाखा से है? वर्मी कल्चर से। सुल्तान अहमद। दोस्तों सुल्तान अहमद को क्या बोलते हैं? वर्मी टेक्नोलॉजी। दोस्तों जैविक खाद, जैविक खाद को क्या बोलते हैं? वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कल्चर क्या होता है? केचुए पालन को क्या बोलते हैं? वर्मी कल्चर। सुल्तान अहमद, इन्हें वर्मी टेक्नोलॉजी का जनक कहा जाता है। तो वर्मी टेक्नोलॉजी का जनक कौन है? सुल्तान अहमद। वर्मी कंपोस्ट का रासायनिक संगठन। अब देखते हैं दोस्तों वर्मी कंपोस्ट का रासायनिक संगठन। तो इसका पीएच मान कितना होता है? 6.8। वर्मी कंपोस्ट का पीएच मान क्या है दोस्तों? 6.8। ईसी देखें तो 11.70 या 11.70। नाइट्रोजन की बात करें दोस्तों, तो इसमें नाइट्रोजन 0.50 से 0.1% होती है। दोस्तों वर्मी कंपोस्ट का रासायनिक संगठन देखते हैं, इसका पीएच मान होता है 6.8। ईसी देखें तो 11.70। इसमें नाइट्रोजन की मात्रा देखें वर्मी कंपोस्ट में तो 0.50 से 1% के मध्य होती है। कैल्शियम की बात करें दोस्तों, तो कैल्शियम की मात्रा कितनी होती है वर्मी कंपोस्ट में? 2 से 4%। अब दोस्तों वर्मी कंपोस्ट को किस तापमान में रखा जाता है? तो आपका आंसर होना चाहिए 25 से 30 डिग्री सेल्सियस के मध्य। जहाँ तापमान हो वहाँ पर वर्मी कंपोस्ट को सुरक्षित रखा जाता है। अब देखते हैं दोस्तों ट्रोकार कैनुला। ट्रोकार कैनुला क्या है दोस्तों? ये गैस निकालने का यंत्र है। पशुओं में गैस निकालने का यंत्र का नाम क्या है दोस्तों? ट्रोकार कैनुला। ट्रोकार कैनुला क्या है? गैस निकालने का यंत्र। अब देखते बर्डीजो कास्ट्रेटर यंत्र। बर्डीजो कास्ट्रेटर यंत्र क्या है दोस्तों? ये नसबंदी यंत्र है पशुओं के लिए। तो पशुओं का नसबंदी यंत्र का नाम क्या है? बर्डीजो कास्ट्रेटर। नेक्स्ट देखिए कैटल कैडल। कैटल कैडल क्या है दोस्तों? गाय स्वयं अपना दूध न पिए इसे रोकने का एक यंत्र है। इसका नाम क्या है दोस्तों? कैटल कैडल। हिरणखुरी। अब बात करते हैं हिरणखुरी क्या है? तो हिरणखुरी एक खपतवार है। हिरणखुरी क्या है? एक घास या खपतवार का नाम क्या है? हिरणखुरी। नेक्स्ट देखिए जई। दोस्तों हमने पढ़ा था कि जई का वानस्पतिक नाम क्या है? एविना सेटाइवा। एविना सेटाइवा क्या है? जई का वानस्पतिक नाम। नेक्स्ट देखिए कैलक्लाइड हड्डी का उपयोग। तो दोस्तों कैलक्लाइड हड्डी का उपयोग कहाँ किया जाता है? ये चांदी गलाने में किसका उपयोग किया जाता है? कैलक्लाइड हड्डी का। नेक्स्ट देखिए मुर्गी। तो दोस्तों मुर्गी के रोग देखते हैं। पहला है गम्बोरो। अब देखते हैं दोस्तों मुर्गी के प्रमुख रोग। तो पहला आता है गम्बोरो, दूसरा है रानीखेत और तीसरा रोग क्या है दोस्तों? मेरेक्स रोग। ये मुर्गी के प्रमुख रोग है। अब दोस्तों गम्बोरो, इसके इलाज हेतु जियोजिया टीका लगाया जाता है। और रानीखेत जो कि मुर्गी का प्रमुख रोग है, इसके लिए लासोटा का टीका लगाया जाता है। कौन सा टीका है दोस्तों? लासोटा। और मेरेक्स क्या है दोस्तों? मेरेक्स एक मुर्गी का प्रमुख रोग है। तो मुर्गी के प्रमुख रोग कौन कौन से हैं? गम्बोरा, रानीखेत और मेरेक्स। ये मुर्गी के प्रमुख रोग हैं। दोस्तों बर्ड फ्लू की बात करें, पक्षियों में बर्ड फ्लू पाया जाता है। ये वायरस जनित रोग है। नेक्स्ट है होलिस्टीन। होलिस्टीन फ्रीजियन, ये गाय की एक नस्ल है। इसकी उत्पत्ति स्थान कौन सा है दोस्तों? नीदरलैंड। होलिस्टीन फ्रीजियन क्या है? गाय की एक प्रमुख नस्ल
और इसका उत्पत्ति स्थान कौन सा है? नीदरलैंड। नेक्स्ट देखिए नागौरी गाय। तो नागौरी गाय भारवाहक नस्ल है दोस्तों, और ये गाय की प्रमुख नस्ल है। इसका क्षेत्र देखें तो नागौरी गाय किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो नागौर और जोधपुर, राजस्थान के नागौर और जोधपुर क्षेत्र में कौन सी गाय की नस्ल पाई जाती है? नागौरी। ये एक गाय की प्रमुख भारवाहक नस्ल है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों बफेलो काफ। बफेलो काफ क्या होता है? भैंस का नवजात बच्चा। बफेलो काफ। बफेलो काफ क्या होता है दोस्तों? भैंस का नवजात बच्चा। बुबेलस ये भैंस का वंश था। कोविडी भैंस का परिवार कहलाता है। बोविडी क्या है दोस्तों? भैंस का परिवार बोविडी कहलाता है। सबसे ज्यादा वसा भदावरी भैंस की एक नस्ल है। इसमें वसा की मात्रा 14% पाई जाती है। काइनोफेजिया कुत्ते का मांस खाने वाला क्या कहलाता है दोस्तों? काइनोफेजिया। अब देखते हैं दोस्तों ट्रोकार कैनुला। ट्रोकार कैनुला क्या है दोस्तों? ये गैस निकालने का यंत्र है। पशुओं में गैस निकालने का यंत्र का नाम क्या है दोस्तों? ट्रोकार कैनुला। ट्रोकार कैनुला क्या है? गैस निकालने का यंत्र। अब देखते बर्डीजो कास्ट्रेटर यंत्र। बर्डीजो कास्ट्रेटर यंत्र क्या है दोस्तों? ये नसबंदी यंत्र है पशुओं के लिए। तो पशुओं का नसबंदी यंत्र का नाम क्या है? बर्डीजो कास्ट्रेटर। नेक्स्ट देखिए कैटल कैडल। कैटल कैडल क्या है दोस्तों? गाय स्वयं अपना दूध न पिए इसे रोकने का एक यंत्र है। इसका नाम क्या है दोस्तों? कैटल कैडल। हिरणखुरी। अब बात करते हैं हिरणखुरी क्या है? तो हिरणखुरी एक खपतवार है। हिरणखुरी क्या है? एक घास या खपतवार का नाम क्या है? हिरणखुरी। नेक्स्ट देखिए जई। दोस्तों हमने पढ़ा था कि जई का वानस्पतिक नाम क्या है? एविना सेटाइवा। एविना सेटाइवा क्या है? जई का वानस्पतिक नाम। नेक्स्ट देखिए कैलक्लाइड हड्डी का उपयोग। तो दोस्तों कैलक्लाइड हड्डी का उपयोग कहाँ किया जाता है? ये चांदी गलाने में किसका उपयोग किया जाता है? कैलक्लाइड हड्डी का। दोस्तों इसकी ट्रिक क्या है? मेनका गांधी ने देव किशन के पैरों में सारा दूध डाला। मेनका से लीजिए आप मेवाती, निबाड़ी और कांकरेज। गांधी से लीजिए गाबलाव। देव से लीजिए देवली नस्ल। किशन से लीजिए आप कृष्णा घाटी नस्ल। पैरों से दोस्तों पंगानूर नस्ल। सारा से लीजिए आप सीरी नस्ल। जबकि डाला से लीजिए आप डांगी नस्ल। तो गाय की कौन सी नस्लें? द्विकाजी नस्लें कौन कौन सी हुई? मेवाती, निबाड़ी, कांकरेज, गाबलाव, देवली, कृष्णा घाटी, पंगानूर, सीरी और डांगी नस्ल। बोविडी क्या है दोस्तों? भैंस का परिवार बोविडी कहलाता है। सबसे ज्यादा वसा भदावरी भैंस की एक नस्ल है। इसमें वसा की मात्रा 14% पाई जाती है। काइनोफेजिया कुत्ते का मांस खाने वाला क्या कहलाता है दोस्तों? काइनोफेजिया। अब देखते हैं दोस्तों पशुचर या चारा फसलों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स। तो साइलेज चारा। दोस्तों आपसे पूछा जाए कि साइलेज चारा, ये हरे चारे को साइलों में दबाकर बनाया जाता है किण्वन क्रिया द्वारा, जो एक रसीला चारा प्राप्त होता है। तो साइलेज चारा कैसे बनता है दोस्तों? हरे चारे को साइलों में दबाकर किण्वन क्रिया द्वारा जो चारा प्राप्त किया जाता है रसीला चारा, उसे साइलेज चारा बोलते हैं। तो साइलेज चारा किस प्रकार बनता है? हरे चारे को साइलों में दबाकर किण्वन क्रिया द्वारा साइलेज चारा प्राप्त किया जाता है। दोस्तों इसमें हरे चारे के सभी तत्व उपस्थित होते हैं। इसमें साइलेज चारे में की प्रमुख विशेषता कौन सी हुई कि इसमें हरे चारे की सभी उपयोगी तत्व, महत्वपूर्ण तत्व जो कि जानवरों के लिए उपयोगी है, वो सभी मौजूद होते हैं। इस चारे का आचार, तो चारे का आचार किसे कहते हैं? आपसे पूछा जाए कि चारे का आचार किसे कहते हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए साइलेज चारा। तो दोस्तों साइलेज चारा को क्या बोलते हैं हम? चारे का आचार या आचार। अब देखिए नेक्स्ट गर्त साइलो। एक होता है खाई साइलो, एक होता है ब्रुज साइलो। ये साइलो के कितने प्रकार है दोस्तों? 3 प्रकार है। पहला आता है गर्त साइलो,
फिर खाई साइलो और नेक्स्ट है ब्रुज साइलो। दोस्तों गर्त साइलो क्या होता है, ये गोल या चौकोर गड्ढा बनाकर बनाया जाता है। और खाई साइलो ये भूमि के नीचे बनाया जाता है, जबकि ब्रुज साइलो ये जमीन के ऊपर बनाया जाता है। तो दोस्तों फैक्ट टू फैक्ट स्टडी के लिए सब्सक्राइब करें माय चैनल जीके ट्रिक्स स्टडी बाय ओपी कुमावत।